हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द मेन टावर ऑफ ए द्रविड़ स्टाइल टेम्पल नोन एज। द्रविड़ शैली के मंदिर के मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मंदिर निर्माण की जितनी भी शैलियां हैं, मंदिर निर्माण की जो शैली है उसमें मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है। अलग अलग शैलियों में, जैसे नागर शैली, नागर शैली में मुख्य शिखर को शिखर कहा जाता है, ठीक है। द्रविड़ शैली में मुख्य शिखर को विमान कहा जाता है। वेसर शैली में, वेसर में कहीं कहीं शिखर भी है और विमान दोनों कहा जाता है। सवाल में पूछा गया है मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है, तो ऑब्वियस है विमान, इसका राइट आंसर होगा विमान, ठीक है। अब मंदिर निर्माण में कई बार प्रवेश द्वार के लिए अलग अलग टर्म यूज किया जाता है। तो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम, और यह द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच वेस्ट कैप्चर द की रिचुअल्स ऑफ द नोक्टे ट्राइब्स लोकू फेस्टिवल। नोक्टे जनजाति के लोकू त्योहार के प्रमुख अनुष्ठानों को सबसे अच्छी तरह से कौन दर्शाता है। तो सबसे पहले नोक्टे जनजाति, यह कहाँ की जनजाति है, तो यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। लोकू त्योहार यह एक कृषि उत्सव है, कृषि उत्सव है जिसमें फैमलस में भैंस वध से पहले शगुन पढ़ना होता है। यह एक रिचुअल है जिसमें बफेलो वध से पहले शगुन पढ़ना पड़ता है, जिसे फैमलम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच महाजनपद रोज टू प्रोमिनेंस बिटवीन द 6th to 4th सेंचुरी BCE। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद प्रमुखता से पहुंचा। ऑप्शन है अवंती, कुरु, गांधार या मगध। आपको बताना है कौन सा महाजनपद प्रमुखता से पहुंचा। काफी आसान सवाल है, आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसके पीछे कारण क्या है, तो एक तो मगध में जो क्षेत्र था इसमें लोहे की मात्रा प्रचुर में थी, लोहे की मात्रा थी। दूसरा, यहाँ काफ़ी मात्रा में सेना में हाथियों का प्रयोग किया गया, हाथी का प्रयोग किया गया। तो ऐसे कुछ कारण थे जिसके वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। डी इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद का उल्लेख है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट बास्केटबॉल इक्विपमेंट इज करेक्ट। बास्केटबॉल उपकरण से संबंधित कौन सा कथन सही है। याद रखिए उपकरण के बारे में पूछा गया है। बैकबोर्ड 1.5 इंटू 1.80 मीटर है। रिंग का व्यास 450 मीटर है। तो बी इसका 450 मिलीमीटर है। तो बी इसका राइट आंसर है। FIBA के नियमों के अनुसार, FIBA के नियमों के अनुसार जो नेट रिंग का है उसका आंतरिक व्यास वह कितना है, रिंग डायमीटर 450 mm है, ठीक है। बैकबोर्ड की रेखाएं सफेद और 30 मिलीमीटर की है। खैर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर ट्रेडिशन। विजयनगर परंपराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है।
पहला है रायों को अश्वपति कहा गया है। अश्वपति मीन्स घोड़ों का स्वामी, घोड़ों का स्वामी, ठीक है। तो राय को अश्वपति कहा गया है। सुल्तान नरपति थे। नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी, लोगों का स्वामी। एक टर्म और है, दूसरा है गजपति। गजपति का मतलब होता है हाथियों का स्वामी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ए इसका राइट आंसर है। इसके दोनों टर्म जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 राइज द एज फ्रॉम। सहमति आयु अधिनियम 1891 ने लड़कियों की आयु किस तक बढ़ाई। यानी 1891 से पहले जो लड़कियों के विवाह की आयु थी वह कितनी थी और इसके बाद कितनी हो गई। तो 1891 के अधिनियम से पहले जो लड़कियों की विवाह की आयु थी वह 10 साल थी। उसके बाद 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। तिलक ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि यह घरेलू मामले थे और इसमें विदेशी हस्तक्षेप माना गया। घरेलू मामले में विदेशी हस्तक्षेप इन्हें पसंद नहीं था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ फ्रैंकोमन द सिल्क रोड। फ्रैंकोमन द सिल्क रोड का मुख्य फोकस क्या है? फ्रैंकोमन जो है, फ्रैंकोपेन, पीटर फ्रैंकोपेन एक राइटर हैं जो कि द सिल्क रोड्स नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने सिल्क रोड क्षेत्रों के आदान प्रदान पर आधारित वैश्विक इतिहास यानी इतिहास की पुस्तक है, जिसमें मध्य पूर्व, मध्य एशिया में जो व्यापार हुए और जो राजनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जिसे आधुनिक विश्व का निर्माण हुआ, इसका वर्णन इन्होंने द सिल्क रोड्स में किया है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इंडियाज स्पेस विजन 2047 एम्स टू हैव द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट बाय द ईयर यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बाय द ईयर एंड लैंड इंडियंस ऑन द मून। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का लक्ष्य वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में स्थापित करना और वर्ष तक स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके भारतीयों को चंद्रमा में उतारना है। वास्तव में इसमें दो सवाल पूछा गया है। पहला है कि अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कक्षा में स्थापित करना, तो इसके लिए टारगेट रखा गया 2035, 2035 टारगेट रखा गया है और 2040 तक इसमें व्यक्तियों को यानी भारतीयों को अंतरिक्ष में उतारने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन विच स्टेट विच ईयर। सरकारिया आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरकारिया आयोग। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। चीफ जस्टिस पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर इनका काम था समीक्षा करना और उसमें सुधार करना। ठीक है, तो यह 1983 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए इसका राइट आंसर है। एनर्जी कंज्यूम बाय 60 वाट लैंप इन 30 डेज। 60 वाट लैंप के द्वारा 30 दिनों में ऊर्जा कितनी खपत होगी? तो 60 वाट का लैंप है, इसे 30 दिन चलाया जाता है। मान लो 5 आवर प्रतिदिन चलाया गया। इसे अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9 यूनिट इसका आंसर आएगा। और कोई आंसर हो भी नहीं सकता है अगर हम सही से अगर एक्सप्लेन करें। 5 घंटे के अलावा अगर हम 10 घंटे भी करेंगे तब 18 यूनिट आएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो ए इसका राइट आंसर है। यूसीसी प्राइमरी सीक टू रिप्लेस विच लॉ। यूसीसी मुख्य रूप से किन कानूनों को बदलाव करना चाहती है? तो यूसीसी आपको पता है यह डीपीएसपी के अंतर्गत है। आर्टिकल
44 के अंतर्गत यूसीसी को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिक के लिए विवाह, गोद लेने या संपत्ति के अधिकार, गोद लेना या संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम और धर्म जैसे अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानून को समाप्त करना था। व्यक्तिगत कानून को समाप्त करना है और एक समान कानून सभी के लिए लागू करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, रिलीजियस पर्सनल लॉ, धार्मिक व्यक्तिगत कानून। आपको याद रखना चाहिए यूसीसी सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था, आज़ादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में, उसके बाद अभी हाल में असम में यूसीसी लागू किया गया। यानी टोटल 3 ऐसे स्टेट हैं भारत के जहां के यूसीसी लागू किया गया है। अभी चौथा एमपी का नाम आने वाला है, लेकिन अभी उस पर काफ़ी डिस्कस होना बाकी है। तो 3 इसका राइट आंसर है, 3 स्टेट, रिलीजियस पर्सनल लॉ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी सी इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स 2 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? ऑब्वियस है, मृदा स्वास्थ्य जरूरी है, जुड़ा है तो पोषक तत्वों के स्थिति का आकलन, यानी मृदा के स्वास्थ्य का आकलन करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें 12 प्रकार के पोषक तत्वों को मिट्टी में उसकी कमी या अधिकता की स्थिति को आंकना है और सही मात्रा में उर्वरक का उपयोग हो सके, इसका ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकुंठ शुक्ला इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बैकुंठ शुक्ल का प्रमुख योगदान क्या था? तो बैकुंठ शुक्ल जो थे, इन्होंने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। क्यों? क्योंकि फणींद्रनाथ घोष एक सरकारी अनुमोदक थे। ठीक है, सरकारी अनुमोदक थे जो कि लाहौर षड्यंत्र केस के कौन थे? सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के इस केस में सरकारी गवाह बनाए गए थे। कौन? फणींद्रनाथ घोष। जो यह केस था लाहौर षड्यंत्र केस में, वह ब्रिटिश के तरफ से फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह थे, तो बैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। बाद में 1934 में बैकुंठ शुक्ल को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट डांगी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। डांगी यह गुजरात के डांग जिले के डांगी आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, यह गुजरात से संबंधित है। यह एक समूह नृत्य है जो कि गुजरात में किया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा, यह नृत्य कृषि औजारों की नकल करते हुए एकल कथात्मक नृत्य है। गलत है, मैंने पहले ही कहा यह समूह नृत्य है। ठीक है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हाथ पकड़ के समूह में नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ओनली वन इज करेक्ट। Which of the following best define the concept of opportunity cost? कौन सा अवसर लागत की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अवसर लागत अर्थशास्त्र में जब आप एक विकल्प को चुनते हैं, उसके बदले में दूसरा सबसे अच्छा विकल्प आपको छोड़ना पड़ता है, तो इसे अवसर लागत कहा गया है। जैसे अगला सबसे अच्छा विकल्प छोड़ दिया गया, बी इसका राइट आंसर है। इसको समझने के लिए, यदि आप पढ़ने के बजाय सोने का विकल्प चुनते हैं, तो पढ़ना जो है यह अवसर लागत है।
पढ़ाई आपकी अवसर लागत है। क्लियर है? बी इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द की लीडर ऑफ खोंगजोम युद्ध, खोंगजोम वार 1891 अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ मणिपुर? निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से कौन मणिपुर पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ खोंगजोम युद्ध 1891 का प्रमुख नेता था? तो खोंगजोम युद्ध, इसके प्रमुख नेता कौन थे? टिकेंद्रजीत सिंह। टिकेंद्रजीत सिंह, जिन्होंने मणिपुरी सेना की कमान संभाली, ठीक है, बाद में उन्हें फांसी दी गई। इस युद्ध का अंतिम मोर्चा था जिसे टिकेंद्रजीत सिंह ने संभाले रखा था। इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों से मुकाबला किया, ठीक है, और इन्हें सरेआम फांसी दे दी गई थी। तो ए इसका राइट आंसर है। What was the main rationale for the policy of import substitution during the first 7 5-year plan? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आयात प्रतिस्थापन की नीति का मुख्य तर्क क्या था? आपको पता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1985 से 1990 का है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत ने बाहर से सामान मंगाने के बजाय उसे देश में ही बनाने पर जोर दिया था। क्योंकि भारत के जो उद्योग थे, हम लोग आज़ादी के समय भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए इसे विदेशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसलिए भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति का पालन किया गया। 1990 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक कानून यानी लॉ, यह संघ सूची के अंतर्गत नहीं बल्कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी पहला कथन गलत है। दूसरा है, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, कृषि राज्य का विषय है, ठीक है। थर्ड है, किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो दोनों स्टेट के सब्जेक्ट हैं, यह भी स्टेट से संबंधित है और यह भी स्टेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 and 3, 2 and 3 ओनली, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस टाइप इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज इन द BSA 2023? किस प्रकार के गवाह को 2023 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई? 2023 के जो BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके अंतर्गत फोरेंसिक विश्लेषक, एक्सपर्ट विटनेस सच एज फोरेंसिक एनालिस्ट, इसमें क्या किया गया? इन्हें औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, इनका महत्व दिया गया। आपको पता है BSA जो है 1872 के जो साक्ष्य अधिनियम है उसके स्थान पर लाया गया था। तो इसमें क्या किया गया? इसमें डिजिटली जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य है, फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया, मान्यता दी गई। तो डी इसका राइट आंसर है। द विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विंध्यन चट्टान प्रणाली निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह चूना पत्थर के विंध्यन चट्टानें जो हैं वह गैर धात्विक खनिज के लिए जानी जाती हैं, गैर धात्विक खनिज के लिए, यानी चूना पत्थर लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, और सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे जो प्रोडक्ट होते हैं, माल होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइमस्टोन, सी इसका राइट आंसर है। आपको पता होगा पन्ना की खान, पन्ना जो कि हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, हीरे की खदान यही विंध्य श्रेणी में है, तो इस प्रणाली का हिस्सा है। तो सी इसका राइट आंसर है। लौह अयस्क और कोयला जो है यह गोंडवाना और धारवाड़, गोंडवाना और धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी।
विच कोडावा हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ चैंट्स ऑफ पोली पोली देवा एंड ए सेरेमोनियल पैडी हार्वेस्ट इन्वोक्स लॉर्ड इगुथप्पा। कौन सा कोडवा फसल उत्सव पोली पोली देवा के मंत्रों और एक औपचारिक धान की फसल के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान इगुथप्पा का आवाहन किया जाता है? तो कोडवा जो कि फसल उत्सव है, यह कर्नाटक के कुर्गा में, कर्नाटक में जगह है कुर्गा, यहाँ मनाया जाता है। इसमें पुथरी पुथरी एक उत्सव है जो कि कोडवा समुदाय के द्वारा, कर्नाटक में ही कोडवा समुदाय है, कोडवा समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला धान की कटाई का उत्सव है, एक त्यौहार है जिसमें नए धान को लाकर नए धान से भगवान इगुथप्पा का आवाहन किया जाता है, इगुथप्पा की पूजा की जाती है। ठीक है, तो पुथरी इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित कथन को पढ़ें। कथन कारण के प्रश्न है। ठीक है, पहला है नालंदा स्कूल की मूर्तियां त्रिआयामी और नाजुक ढंग से अलंकृत है। तो नालंदा की जो मूर्ति कला है वह पाल कला में विशेष रूप से, पाल काल में विशेष रूप से विकसित हुई, जिसमें कांसे और कांस्य की मूर्तियां बनाई गई, कांस्य और पत्थर की, जो कि 3D टाइप में थी, सुंदर गहने बनाए गए। तो पहला कथन तो सही है। सेकंड है नालंदा मूर्ति कला, यह परंपरा सारनाथ, स्थानीय बिहार शैली और मध्य भारतीय कला से प्रभावित थी। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए एंड आर, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन बुद्धिस्ट टीचिंग व्हाट डज द टर्म मेत्ता प्राइमरली रेफर्स टू। बौद्ध शिक्षाओं में मेत्ता शब्द जो है वह मैत्री के लिए, साथी दोस्त के लिए यूज किया गया, साथी भावना या मैत्री के लिए यूज किया गया है। मैत्री जो है वह संस्कृत का शब्द है, सभी जीवित प्राणियों के लिए सार्वभौमिक प्रेम, दयालु और साथी भावना रखना, यह बौद्ध धर्म के व्यवहार में से एक है। तो सी इसका राइट आंसर है फेलो फीलिंग। इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में 4 ब्रह्म विहार में से एक माना गया है। बौद्ध धर्म के 4 ब्रह्म विहार हैं, उसमें से एक माना गया है साथी भावना। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ए फुटबॉल गोल पोस्ट। फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 2.44 मीटर, कई बार पूछा गया है। 2.44 मीटर फीफा के नियमों के अनुसार है। इसमें इसकी ऊंचाई 2.44 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 7.32 मीटर है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको पता है 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है, बाद में 1950 में भारत का अपना जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वह स्थापित हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए फीचर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य की विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? तो विजयनगर साम्राज्य
ऑप्शन है हजारा राम मंदिर आम लोगों के लिए एक सार्वजनिक मंदिर था। दूसरा है लोटस महल पर स्पष्ट फारसी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। जो लोटस महल है वह कहाँ है? हम्पी में है। लोटस महल हम्पी में है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला का उदाहरण मिलता है, जिसमें इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो बी इसका राइट आंसर है। पहला में पूछा गया हजारा राम मंदिर आम लोगों के लिए एक सार्वजनिक मंदिर था, तो यह आम जनों के लिए नहीं था, यह शाही परिवार के लिए था, शाही परिवार के लिए था। ठीक है, तो बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला सवाल है रिले दौड़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है रिले दौड़, यह इसमें 4 धावक होते हैं, 4 रनिंग मेंबर होते हैं, रनिंग मेंबर होते हैं, और इसमें जो वेटन डंडे का वजन होता है वह 100 ग्राम का होता है। डंडे का वजन ठीक 100 ग्राम होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर है। हालांकि न्यूनतम 50 ग्राम तक माना गया है, न्यूनतम 50 ग्राम तक माना गया है। ऑप्शन में 100 ग्राम है, तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ द बोंकर्स बाई नताशा शर्मा? नताशा शर्मा की पुस्तक का नाम है बोंकर्स। इसका प्राथमिक साहित्यिक महत्व क्या है, यानी इसका महत्व क्या है? पहला है ग्रामीण जीवन के संस्करण के रूप में जाना जाता है, गलत है। औपनिवेशिक भारत पर एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। प्रयोगात्मक शैली और सामाजिक विषयों के लिए जाना जाता है। नताशा शर्मा जो है वह बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका है। उनकी पुस्तक में हास्य शैली यानी हास्य भाव है। इसमें बच्चों के व्यवहारिक जो व्यवहार है और सामाजिक विषयों की सहजता है उसे उठाने, मतलब ये उनके साहित्य में होता है, जिसके लिए उनकी सराहना की जाती है। तो यानी सी उसका राइट आंसर है। विच इज आर करेक्ट अबाउट द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951? प्रथम एशियाई खेल 1951 कहाँ हुए थे? 1951 में आयोजित पहले एशियाई खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है? जापान पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर, आयोजन स्थल दिल्ली का राष्ट्रीय स्टेडियम था। तो नई दिल्ली में हुआ था, नेशनल ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, तो दूसरा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो गया बी। बी इसका राइट आंसर है। जापान जो था 24 स्वर्ण के साथ, 24 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर था, भारत दूसरे स्थान पर था। भारत को कितने मिले थे? 15 स्वर्ण मिले थे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। द लिस्ट इन शेड्यूल 7 डील्स विथ solely with the matter of national importance like defense and foreign affairs। अनुसूची 7 की डैश सूची केवल राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा और विदेश मामले से संबंधित है। तो अनुसूची 7 में संघ सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संघ सूची में वे विषय शामिल है जिसमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ाव हो, देश की रक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हो, जैसे परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले। तो इन सब पर जो कानून है वह संसद बना सकती है। तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा और विदेशी मामले संघ सूची के अंतर्गत है, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट फंड्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? भारतीय संविधान के अंतर्गत राजनिधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्य की संचित निधि को अनुच्छेद 266 वन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। जो संचित निधि होते हैं राज्यों के, उसे 266 वन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दूसरा है राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। इसे आर्टिकल 260 पार्ट 2 के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत आपात स्थिति में
राज्यपाल इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 and 2 बोथ। सी इसका राइट आंसर है। द डांस फॉर्म कसाद सुक मिनिजियम इज ए थैंक्स गिविंग डांस ऑफ विच कम्युनिटी? कसाद सुक मेंसियम, यह नृत्य जो है, शैली है, किस समुदाय का धन्यवाद थैंक्स गिविंग डांस है? तो याद रखिएगा, यह खासी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक नृत्य उत्सव है, जिसका अर्थ होता है शांतिपूर्ण दिलों का नृत्य। शांतिपूर्ण दिलों का नृत्य, डांस ऑफ पीसफुल हार्ट्स, यह बसंत ऋतु में फसल बुआई के समय किया जाता है और भगवान को थैंक्स दिया जाता है, यानी थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा, यह मेघालय के खासी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के प्रश्न है। पहला कथन है, आय में गिरावट होने पर भी मानव विकास सूचकांक बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा है, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में सुधार आय की गिरावट की भरपाई कर सकता है। तो आपको बता दूं, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख तत्व हैं, 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। और तीसरा है शिक्षा। तो यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय घट भी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा और अन्य जो शिक्षा है उसमें सुधार है, तो देश का कुल HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह बढ़ सकता है। लेकिन बाकी दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ए है। ए एंड आर दोनों सत्य है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, कथन कारण के यह भी प्रश्न है। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में एक ही वस्तु को सभी वस्तुओं का प्रतिनिधि मानने से समग्र विश्लेषण सरल हो जाता है। ठीक है, पहला सत्य है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में एक ही वस्तु को सभी वस्तुओं का प्रतिनिधि मानने से समग्र विश्लेषण सरल हो जाता है। ठीक है। रीजन है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के तहत सभी व्यक्तिगत वस्तुएं हमेशा एक समान व्यवहार करती हैं। तो यह गलत है। इन्फ्लेशन के दौरान जब इन्फ्लेशन होता है तो इसके अनुसार सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ समान रूप से नहीं बदलती हैं। कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ स्थिर रह जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सत्य है और आर गलत है, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इन इंडिया ईयरली प्लानिंग इरा? भारत के प्रारंभिक नियोजन युग में आयात प्रतिस्थापन नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पहला है ऑप्शन है, निर्यात आधारित उद्योगीकरण को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना, विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए हैवी इंडस्ट्री? कौन सा भारी उद्योग का सही वर्णन करता है? भारी उद्योग में कैसे कौन से उद्योग आते हैं? वैसे उद्योग जिसमें विशाल और भारी कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, जैसे भारी सामान के उत्पादन के लिए भारी इनपुट का उपयोग करता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। आपको पता है मशीनरी, क्रेन, जहाज इत्यादि भारी उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं और इसका कच्चा माल क्या होता है? लोहा और इस्पात। लोहा इस्पात इसका कच्चा माल होता है, यानी भारी सामान के उत्पादन के लिए भारी इनपुट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द पृथ्वी विज्ञान मिशन। पृथ्वी विज्ञान मिशन पर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य महासागर, मौसम और भू विज्ञान संबंधी अवलोकन को एकीकृत करना है। जो चक्रवात, सुनामी जैसे आपदाएं आते हैं उसे इसका सटीक
भविष्यवाणी देना या पूर्व चेतावनी देना होता है। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, यह सुनामी और चक्रवातों के लिए भारत के पूर्व चेतावनी प्रणाली को समर्थन करता है। दूसरा भी सही है। थर्ड है, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। गलत है, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा संचालित किया जाता है, लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर हो गया 1 और 2, ए इसका राइट आंसर है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ट्रिगरिंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों को शुरू करने में किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको पता है 1991 में भारत गहरे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रहा था। इस समय भारत को वित्तीय मदद देने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने आईएमएफ और विश्व बैंक से कुछ कड़ी शर्तों रखी थी, जिसके कारण आईएमएफ और विश्व बैंक ने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी, जिसके कारण भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोला था। इसी समय एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू की थी और भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान के लिए इनसेट 3D का प्रयोग किया जाता है। इनसेट 3D का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारियों को, जैसे चक्रवात पर नजर रखने के लिए, बादल की स्थिति, मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। कार्टोसेट जो है वह यह पृथ्वी के मानचित्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मैपिंग के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पास थ्रू द इंडियन ओशियन। कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है? तो हिंद महासागर से ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, बेरिंग स्ट्रेट या ड्रेक पैसेज। तो आपको पता है सुएज नहर जो है वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यूरोप से आने वाले जितने भी जहाज हैं वह इसी नहर के जरिए हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके जरिए हिंद महासागर में प्रवेश करती है और यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ठीक है। पनामा नहर जो है वह प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर हो गया बी, सुएज कनाल। विच लॉ रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। किस कानून में भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया? तो यह है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इन्होंने आईपीसी का स्थान लिया 1860 के आईपीसी का। भारतीय न्याय संहिता इसे 2023 में लागू किया गया। ठीक है। इस पर सवाल पूछा जाता है। एक है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन्होंने सीआरपीसी का स्थान लिया। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। द रॉक एट धौली ओडिशा हैज बीन स्कल्पचर्ड टू रिसेंबल विच एनिमल। धौली उड़ीसा के चट्टान को किस पशु आकार में तराशा गया है? ऑप्शन है शेर, सांड, हाथी या घोड़ा। तो धौली में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, जिसके ठीक ऊपर एक चट्टान पर हाथी का अगला भाग यानी हाथी का जो सूंड होता है, जो मुंह होता है, उसे बनाया गया है। फोर फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट कहा गया इसे, फोर फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है। तो यह धौली उड़ीसा की चट्टान पर है। सी इसका राइट आंसर है। Which of the following best reflect the symbolic core of Java festival celebrated by the tribal girls in झारखंड। जावा महोत्सव कौन सा झारखंड में आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाए जाने वाला जावा महोत्सव के
प्रतीकात्मक मूल्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो जावा महोत्सव जो है यह प्रजनन का उत्सव है, प्रजनन का उत्सव है, प्रजनन संस्कार है, जिसमें अंकुरित बीज और खरबूजे का प्रजनन और संतान के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। आपने देखा जावा महोत्सव कहाँ, झारखंड में आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। यह एक प्रजनन संस्कार है जिसमें अंकुरित बीज और खरबूजे प्रजनन और संतान के प्रतीक होते हैं। इट इज ए फर्टिलिटी राइट वेयर स्प्राउट्स, सीड्स एंड मेलन्स सिंबलाइज फर्टिलिटी एंड ऑफस्प्रिंग्स। सी इसका राइट आंसर है। हु विजिट द फॉरेस्ट इन द तमिल एपिक शिल्पादिक्रम। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम में वन का भ्रमण कौन करता है? याद रखिएगा, शिल्पादिक्रम को तमिल का महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक जो हैं वह है इलंगो अदिगल इसके लेखक हैं, जिसमें चेर राजा सेनिगुटवन अपनी रानी और सेना के साथ नीलगिरी की यात्रा करता है। ठीक है, चेर राजा है सेनिगुटवन जो अपनी महारानी के साथ या रानी जो भी है नीलगिरी की यात्रा करते हैं। ठीक है, महारानी को कन्नगी के नाम से जानते हैं, कन्नगी के साथ, और कहा जाता है कि इसी कन्नगी की पूजा अब पहाड़ी लोग करते हैं। इसे सती देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट्स अबाउट कबड्डी हिस्ट्री आर करेक्ट। कबड्डी के इतिहास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कबड्डी शब्द कौनवाड़ा से आया है, जो एक प्रारंभिक रक्षात्मक संरचना को दर्शाता है। तो कबड्डी जो है वह तमिल शब्द काईपीडी से आया है, जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। तो पहला कथन गलत है। ठीक है, सेकंड है नियम 1918 में बनाए गए, 1932 में मुद्रित किए गए और बड़ौदा टूर्नामेंट में इसके इस्तेमाल किया गया। भारत में कबड्डी जो है 1918 में तैयार किया गया, 1923 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बड़ौदा में इसका प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर हो गया ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्वेंस करेक्टली अरेंज विजयनगर रूलर्स इन ऑर्डर ऑफ रेन। विजयनगर शासकों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। पहला है हरिहर प्रथम का टाइम पीरियड क्या है? तो यह 1336 से 1356 है। 1336 से 56 का टाइम पीरियड हरिहर प्रथम का है। देवराय द्वितीय, यह संगम वंश के शासक थे, 1422 से 1446 इनका टाइम पीरियड है। कृष्णदेव राय, यह देवराय द्वितीय संगम वंश के थे, हरिहर प्रथम भी संगम वंश के थे, और कृष्णदेव राय यह तुलु वंश से संबंधित है। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव टू। प्रथम विश्व युद्ध में भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने किस अधिकार की अनुमति दी? तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि इसको कुचलने के लिए भारत सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 लाया था, जिसमें प्रशासन को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में जेल में डाला जा सकता था, यानी निवारक निरोध अधिनियम की मंजूरी दी गई थी। अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ए इसका राइट आंसर है। इसका काफी व्यापक प्रतिरोध भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया फर्स्ट अपीयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड विन गोल्ड इन मेंस हॉकी? भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार कहाँ भाग लिया और हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा, भारत के आज़ादी के बाद पहली बार 1948 में 1948 में लंदन में हॉकी में स्वर्ण जीता गया, जिसमें फाइनल में ब्रिटिश को हराया गया। और भारत पहली बार विदेशी धरती पर 4-0 से जीतकर स्वर्ण जीतकर विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी अपरदनकारी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म इज आर करेक्ट? पहला है मशरूम चट्टानें जल अपरदन से बनती है और आमतौर पर हिमनद घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, तो तेज हवा के घर्षण के कारण जिसमें नीचे का हिस्सा घिस जाता है तो इसे पेडेस्टल चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसे मशरूम रॉक या पेडेस्टल चट्टान कहते हैं। तो पहला कथन गलत है, जल अपरदन से नहीं बनती है। सेकंड है टेबल चट्टानों का ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है जो एक संकीर्ण आधार पर समर्थित होता है जो पठार जैसा दिखता है। ठीक है, दूसरा है टेबल लॉक्स का विवरण। टेबल लॉक्स में ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है और संकीर्ण आधार के द्वारा समर्थित होता है, यह पठार के जैसा नहीं दिखता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है, गलत है। तीसरा है पेडेस्टल चट्टानें प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष हैं जो वायु स्फीति और घर्षण से आकार लेते हैं। पेडेस्टल रॉक्स आर रिमिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस रॉक शेप बाय विंड रिफ्लेक्शन एंड एब्रेजन। तो राइट आंसर होगा ओनली 3, सी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैपेंस इफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ विथ ए 24 आवर पीरियड? यदि उपग्रह 24 घंटे की अवधि में पृथ्वी की परिक्रमा करे तो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, यानी भू अस्थिर उपग्रह कहा जाता है। तो अपीयर्स स्टेशनरी वह स्थिर दिखता है क्योंकि यह जो कृत्रिम उपग्रह है यह भी 24 घंटे की अवधि में पश्चिम से पूर्व की दिशा में जैसे जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है वह भी उसी के साथ परिक्रमा करता है, इसलिए यह स्थिर दिखता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड? राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? राजस्व घाटा में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कम आता है राजस्व व्यय में, राजस्व प्राप्तियां कम होती है। सरकार के दैनिक कामकाज में या राजस्व व्यय में उसकी आय से ज़्यादा व्यय होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों का अंतर होता है, तो ए इसका राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तमाशा। तमाशा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है तमाशा मराठी लोक नृत्य शैली है जिसका मंचन शिमगा, अक्सर शिमगा होलिका के दौरान गांव में किया जाता है। ठीक है, शिमगा जो है होलिका का पूजा, यानी होली का पूजा है, तो गांव में उत्साह के साथ खेला जाता है। पहला कथन सही है। द कोल्हाटी कम्युनिटी इज ट्रेडिशनली लिंक्ड विथ तमाशा ट्रूप्स विच इज आर करेक्ट? कोल्हाटी समुदाय के द्वारा यह तमाशा मंडली किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है, इसमें कलाकार जो है मंडलियों के मुख्य आधार होते हैं, मंडलियों से जुड़े होते हैं, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। पिंगाली वेंकैया इज वाइडली credited for his significant contribution to the design of which national symbol of India? पिंगाली वेंकैया को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। पिंगाली वेंकैया
यह राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। इन्होंने पिंगाली वेंकैया पहले थे कहाँ से, तो यह आंध्र प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का प्रारंभिक डिजाइन किया था, तिरंगे का डिजाइन तैयार किया और महात्मा गांधी के सहमति के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। इसमें बाद में अशोक चक्र को शामिल किया गया, चक्र को शामिल किया गया। तो राइट आंसर हो गया सी, द नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना अवकाश शब्द का या क्या अर्थ है। द कंटेक्स्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान, व्हाट डज द टर्म प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद लाई गई थी 1961 से 66, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरे और चौथे के बीच, चौथे पंचवर्षीय योजना के बीच इसे लाया गया था। यह 66 से 69, 1966 से 69 के बीच था, जिसके अंतर्गत भारत जो है, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखे के कारण बुरी तरह से ग्रसित हो गया था। तो पंचवर्षीय योजना में डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच। तो फ्रेंड्स ये था एसएससी सीजीएल के टॉप 500 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोगों ने सेट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।